हेलो एवरीवन, दिस साइड सी है राहुल बजाज। आज मैं आपके साथ कुछ क्यू एंड ए सेक्शन रिलेटेड टू आईटीसी आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये क्यू एंड ए हमारे इनपुट सेक्शन 16 से रिलेटेड होंगे, जिसमें ये काफ़ी प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम्स लोगों को जो आती हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं या जो सप्लायर्स हैं, डीलर्स हैं, वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं इनपुट से रिलेटेड कि सर ये इनपुट हमारे लिए एलिजिबल होगा या नहीं होगा। उसी ब्याह पे ये इंस्टीट्यूट ने हमारे एक मॉड्यूल निकाला था आईटीसी को लेके। उसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर आज हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे, और फर्दर और जो बाकी बैलेंस क्वेश्चंस हैं वो हम अपनी नेक्स्ट कई कंटिन्यू वीडियोस में रेगुलर बेसिस पे डिस्कस आपके साथ मैं करूंगा। बट हाँ, इस इन क्वेश्चंस को मैं फुल रीडिंग नहीं करूंगा आपके साथ, आपको मैं ब्रीफ बताऊंगा, इनका क्रक्स बताऊंगा इन क्वेश्चंस का कि उन्होंने पूछा क्या और आईटीसी के लिए ये एलिजिबल होगा या नहीं होगा। इस क्वेश्चन से पहले आपको पता है, जैसे एज पर जीएसटी सेक्शन 16 डिसाइड करता है कि उसके इनपुट लेने के लिए एलिजिबिलिटी और कंडीशंस क्या क्या होंगी। सबसे पहले हम आपके साथ वो सेक्शन 16 डिस्कस करते हैं। सेक्शन 16 हमें कहता है, सबसेक्शन 1, इसका नाम है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। सबसेक्शन 1 बात करता है कि हर एक रजिस्टर्ड पर्सन एंटाइटल होगा इनपुट क्रेडिट का इनपुट लेने के लिए, चार्ज जो भी होगी उसकी सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर और सर्विसेज और बोथ के ऊपर। बट इसके साथ कंडीशंस क्या थी, विच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, मतलब वो यूज होना चाहिए अपने बिजनेस के पर्पज के लिए। एंड द सेड अमाउंट शैल बी क्रेडिट टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इन सच पर्सन। इन्होंने बोला सबसेक्शन 1 में कि कोई किसी भी सप्लाई का, किसी भी एनी सप्लाई का या गुड्स का या सर्विसेज का हर एक रजिस्टर्ड पर्सन इनपुट ले सकता है, अगर वो फर्दरेंस इन ऑफ द बिजनेस पर्पज के लिए यूज हो रहा है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो सबसेक्शन 2 है, जो कंडीशंस बताता है हमारे पास। इसमें 4 कंडीशंस थी पहले, फिर एक अमेंड और करी गई डबल ए। 5 कंडीशंस बताता है हमें। इन कंडीशंस को आपको जब भी इनपुट अपना क्लेम करना होगा, इन 5 कंडीशंस को आप हमेशा याद रखना। और ये कंडीशंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। ए पहली सबसे पहली कंडीशन ये है, जो सब क्लोज ए में डिफाइन है, कि आपके पास इनपुट लेने के लिए सबसे पहले आपको ये वेरीफाई करना पड़ेगा, क्या मेरे पास इनपुट लेने के लिए एक वैलिड डॉक्यूमेंट, जो टैक्स इनवॉइस होता है या डेबिट नोट होता है या कोई और अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट जो भी होगा, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, अगर वो मेरे पास पोजेस्ड है, अगर मेरे पास वो डॉक्यूमेंट है, देन मैं उस इनपुट लेने के लिए एलिजिबल हूँ। राइट। अब सब क्लोज डबल ए को इंट्रोड्यूस करा गया लास्ट ईयर। इसमें आपको, जैसे आपको पता है, जितना भी आपका इनपुट 2A या 2B में रिफ्लेक्ट करता है, आप उतने के लिए या उससे 5% ऊपर, डेट इज 105% तक ही आप एलिजिबल होते हो इनपुट लेने के लिए। वो इसी क्लोज को इंट्रोड्यूस करा गया। इसमें बताया गया, पहले रूल 36 सब रूल 4 को इंट्रोड्यूस करा गया था। उसके साथ साथ अब बाद में लास्ट ईयर में ये सेक्शन में भी अमेंडमेंट करी गई और सेक्शन में भी इसको इंट्रोड्यूस करा गया, इस पॉइंट को, जिससे कि उस प्रोविजन को मजबूती मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई किया जा सके। सब क्लोज डबल ए में क्या था, द डिटेल्स ऑफ द इनवॉइस or debit note referred to in clause A has been furnished by the supplier in the statement of outward supply, and such details have been communicated to the recipient of such invoice or debit note in the manner specified under section 37। यही बोला उन्होंने कि जो भी सप्लायर होगा, उसको जो भी उसने सप्लाई करी होगी, उसका इनवॉइस या डेबिट नोट वट एवर जो भी है, वो उसकी स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करना चाहिए और बाद में वो रिसिपिएंट को कम्युनिकेट करे। रिफ्लेक्ट करना चाहिए, डेट इज मेरी वो 2A और 2B में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, देन आई एम एलिजिबल टू इनपुट। दो कंडीशंस मैंने आपके साथ डिस्कस करी। थर्ड कंडीशन है, हैज रिसीव्ड द गुड्स ऑन सर्विसेज और बोथ। अगर गुड्स है तो गुड्स रिसीव करे, सर्विसेज है तो सर्विसेज रिसीव करे। अब इसमें एक डीम्ड रिसीव का भी कॉन्सेप्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी के लिए गुड्स मंगवाई, मिस्टर ए को मैंने बोला कि ये गुड्स जो है बिल मेरे को करो, बट ये जो सप्लाई है मिस्टर बी को करो। राइट। तो इस केस में इनवॉइस मेरे नाम का होगा, बट गुड्स जो है मिस्टर बी को रिसीव होंगी। ये डीम्ड रिसीव्ड माना जाएगा। इस केस में अब इनपुट लेने के लिए एलिजिबल कौन है, इनवॉइस की कॉपी मेरे पास है और गुड्स मूवमेंट होगी। सॉरी,
वो मिस्टर बी के पास होगी। इस केस में डीम्ड माना जाएगा कि मैंने इस गुड्स को डीम्ड रिसीव्ड करा है और मैं उस गुड्स का इनपुट लेने के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। सो एक्सप्लेनेशन में यही है। डीम्ड डीम्ड रिसीव्ड का कॉन्सेप्ट होता है वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू द रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन whether acting as agent or otherwise before or during the movement of goods either by way of transfer of document or title or otherwise। राइट ये मैंने आपके साथ तीन कंडीशंस अभी डिस्कस करी। फोर्थ कंडीशन है आपकी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41 और सेक्शन 43 ए जो प्रोविजनल इनपुट लेने के लिए बात करता है। द टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई हैज बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट। अब आप देख रहे होगे कि अगर आपके सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करा, इवन आपने उस पार्टी को अपने सप्लायर को पेमेंट कर दी है इंक्लूडिंग जो भी आपका टैक्स था जीएसटी पोर्शन था आपने पे करा और आपने उसके बाद इनपुट लिया, बट आपके सप्लायर ने डिफॉल्ट करा, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया, बट फिर भी आपके पास फिर भी आपके पास जो है डिपार्टमेंट का नोटिस आता है कि आप इस इनपुट को लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो वो इस क्लोज की वजह से आता है। ये क्लोज रिस्ट्रिक्ट करती है कि अगर आपका सप्लायर भी डिफॉल्ट करेगा तो उसका जुर्माना जो है आपको भी भरना पड़ेगा। हालांकि ये थोड़ी हरासमेंट है, बट इन्होंने इस चीज को ध्यान रखते हुए कहा कि अगर आप किसी से भी डील कर रहे हो तो उसका कॉम्प्लायंस रेट और उसका जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं वो जैसे रखता है अपनी, उसको प्लीज ध्यान में रखकर उसके साथ डील किया जाए, अदरवाइज आपको भी उसका जो है भरपाई करनी पड़ सकती है। राइट। और फिफ्थ क्लोज जो है हमारी क्लोज डी बोलते हैं जिसको, हैज फर्निश्ड रिटर्न अंडर सेक्शन 39। आपने ऑब्वियस है 1 और 3 भी टाइमली तो नहीं है, बट हाँ रिटर्न भरी हो तो आप एलिजिबल हो इनपुट क्लेम करने के लिए। मुझे ये आपके साथ पहले 5 कंडीशंस ये डिस्कस करनी थी, AA, B, C एंड D कंडीशंस आपको ध्यान है। इसके बाद हम Q&A सेक्शन अब शुरू करते हैं। मैं आज आपके साथ इसके 5 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जल्दी जल्दी फटाफट में, जिसमें क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 में ये एक कंपनी है, इंडियन कंपनी है, उसे आउटसाइड इंडिया से कोई ग्रांट ऑफर होती है, वो कंपनी को फॉर एग्जांपल कैश में ग्रांट ऑफर होती है। अब वो एबीसी लिमिटेड इंडियन कंपनी जो है वो ग्रांट का यूज, उस पैसे का यूज अपनी कंपनी की एसेट फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स या कुछ और एसेट्स खरीदने के लिए या फिर सर्विसेज के बिल देने के लिए उस पैसे का यूज करती है। अब उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर एज पर दिस लॉ, एज पर इंडियन लॉ क्या मैं इस इनपुट लेने के लिए एलिजिबल हूँ, जबकि मैंने पैसे का जो इस गुड्स की पेमेंट का के लिए जो रुपीज का यूज करा वो तो मेरी ग्रांट थी जो आउटसाइड इंडिया से मुझे रिसीव हुई। सो आप बताओ क्या वो जो हमने 5 कंडीशंस पढ़ी हैं, क्या उस 5 कंडीशंस में कहीं भी ऐसा बताया गया कि अगर आपके पास मनी जो है वो आउटसाइड इंडिया से रिसीव होती है या ग्रांट कहीं से रिसीव होती है तो आपको इनपुट नहीं मिलेगा? आंसर इज नो। आपको इस केस में इनपुट आप लेने के लिए 16(1) और 16(2) में आप इनपुट लेने के लिए एलिजिबल हो, और आपको इनपुट जो है जितना भी आपने गुड्स रिसीव करी या सर्विसेज कंसल्टेंटी के पेमेंट करी हैं उसके सॉरी इनपुट आपको मिल जाएगा। द फैक्ट दैट दीज प्रोक्यूरमेंट्स आर आउट ऑफ ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया डज नॉट इफेक्ट द आईटीसी एलिजिबिलिटी। सो इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता आपकी जो भी आपकी वो रहती है, सॉरी आउटसाइड इंडिया से जो भी आप ग्रांट लेते हो उसका आपके उस पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफी जगह यूज होता है और काफी बार पूछा जा चुका है मेरे से। अगर कोई एक पर्सन फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड ही हम लेके चल रहे हैं, उसका जो बिजनेस है वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, वो फ्रिज टीवी सेल करता है, बट कभी कभी उसे लगता है कि गोल्ड का भाव, जो ये क्वेश्चन में एग्जांपल दी गई है हम उसी को यूज करते हैं, कभी कभी उसको लगता है कि ये गोल्ड का जो भाव है ऊपर जाने वाला है, सो वो अपने बिजनेस के नाम से कुछ गोल्ड्स या कोई भी इन्वेस्टमेंट बाय करता है और उससे प्रॉफिट कमाने के लिए वो बाद में वो सोचता है जब इसका भाव ऊपर जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा प्रॉफिट कमाने के लिए। अब जो उसने गोल्ड या इन्वेस्टमेंट बाय करी उसके ऊपर जो भी उसने जीएसटी लगा हुआ था और जो भी जीएसटी की पेमेंट करी, अब क्वेश्चन ये था क्या उस जीएसटी का वो इनपुट लेने के लिए एलिजिबल है जिसकी डीलिंग वो रेगुलर नहीं करता, ना ही उसका मेन सोर्स ऑफ बिजनेस है और ना ही वो उसको रेगुलर बेसिस पे खरीदता है। कभी कभी वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के साल में एक बार या 2 साल में एक बार बाय करता है और सिर्फ प्रॉफिट के लिए वो बिजनेस इसको इसकी ट्रेडिंग या इसको ट्रांजैक्शन या एक्टिविटी को ट्रिगर करता है। राइट।
सो अब क्वेश्चन इसमें यही है। अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। सबसे पहले सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 में आप बिजनेस की डेफिनेशन जब पढ़ोगे, तो उस बिजनेस की डेफिनेशन में सबसे सब क्लोज जो ए है, वो ये कहती है कि आप कोई भी ट्रेड या कॉमर्स कर रहे हो या फिर अदर सिमिलर एक्टिविटी कर रहे हो, वेदर और नॉट इट इज फॉर पिक्यूनरी बेनिफिट्स। मतलब पिक्यूनरी बेनिफिट्स होता है अगर आपके पैसों से रिलेटेड है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल धन संबंधी जिसे बोलते हैं, पैसे से रिलेटेड है या नहीं है। अगर आप कोई भी ट्रेड या कॉमर्स कर रहे हो तो वो आपका बिजनेस माना जाएगा। अब इसमें हम सी सब क्लोज सी पढ़ते हैं। वो कहता है एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन द नेचर ऑफ सब क्लोज ए, वेदर और नॉट देयर इज वॉल्यूम, चाहे उसमें वॉल्यूम है या नहीं है, चाहे फ्रीक्वेंसी है या नहीं है, ये कंटिन्यूटी और रेगुलेटी है या नहीं है ऑफ सच ट्रांजैक्शन का। अगर वो ट्रांजैक्शन आपके ट्रेड के लिए करी है, आपने कॉमर्स के लिए करी है, प्रोफेशन के लिए करी है, या फिर इससे मिलती जुलती कोई भी एक्टिविटी करी है, सो वो आपका बिजनेस होगा। सो इस पर्सन ने, एबीसी ने, जो भी ये गोल्ड बाय करा, इसको ट्रेडिंग करने के लिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हो, प्रॉफिट कमाने के लिए करा, सो ये आपकी बिजनेस की डेफिनेशन में फॉल करता है। इट जो भी है ये इसके पीछे जो मोटिव था वो कमर्शियल मोटिव ही था, प्रॉफिट कमाने का मोटिव था, तो ये आपकी बिजनेस है। और जब भी इस इन्वेस्टमेंट को ये एबीसी लिमिटेड सेल करेगी, उसको इसके ऊपर जीएसटी भी लगाना पड़ेगा और जीएसटी गवर्नमेंट को पे भी करना पड़ेगा। जीएसटी की लाइबिलिटी भी आएगी क्योंकि ये सप्लाई डीम्ड सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल करेगा। नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 16(1) के अकॉर्डिंग इसको इसका इनपुट मिल जाएगा एलिजिबल सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस उसने फुलफिल करी हो। सो आपको कि जो इरेगुलर एक्टिविटी के लिए आप बाय करते हो ऐसे इनपुट नहीं मिलेगा, वो नहीं है। आपको इनपुट मिल जाएगा अगर आपकी कमर्शियल एक्टिविटी एज पर सेक्शन 16(1) और 16(2) की अदर्स जो कंडीशंस है वो भी आपकी फुलफिल होनी चाहिए। राइट। सो थर्ड क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आप पढ़ना सिर्फ। इसमें बताया गया वेदर नॉन फर्निशिंग ऑफ ई इनवॉइस बाय द सप्लायर लीड्स टू डिसअलाउंस ऑफ आईटीसी इन हैंड ऑफ द रिसिपिएंट। अब क्वेश्चन ये है, लास्ट ईयर ये कॉन्सेप्ट आए थे, उससे लास्ट ईयर ई वे बिल के लिए कॉन्सेप्ट आया था कि आपको इनवॉइस के साथ ई वे बिल लगाना जरूरी है डॉक्यूमेंट में। लास्ट ईयर ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुए। ईवे बिल के साथ साथ लास्ट ईवे सॉरी इनवॉइस में आपको अब इनवॉइसिंग आज के बाद कुछ स्पेसिफिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए था कि आपको इनवॉइस को ई इनवॉइसिंग करना पड़ेगा, प्लस उसके साथ साथ आपको इनवॉइस रेफरेंस नंबर आईएन नंबर भी जनरेट करना होगा, जिसको आप क्यूआर कोड के साथ स्कैन कर सकते थे, क्यूआर कोड होता था, और अपने इनवॉइस पे प्रिंट करना होता था। अब फॉर एग्जांपल मेरा जो सप्लायर है वो एलिजिबल है इस इनवॉइसिंग के लिए, बट जब वो मुझे इनवॉइस देता है, सो वो इनवॉइसिंग करके नहीं देता, वो जो सिंपल इनवॉइस जीएसटी वाला टैक्स इनवॉइस होता है वो प्रोवाइड करता है। देन क्या मैं उस इनवॉइस के बेस के ऊपर एलिजिबल हूँ उस पे जो भी जीएसटी लगा हुआ है इनपुट लेने के लिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि मैं उसकी पेमेंट इनवॉइस की करता हूँ या नहीं करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ, तो क्या उस केस में मैं उस पे लगा हुआ जीएसटी के इनपुट लेने के लिए एलिजिबल हूँ? क्वेश्चन इज दैट। अब इसमें आप पढ़ो, हाउ एवर सेकेंड पैरा पढ़ो, इफ द सप्लायर हैज ऑलरेडी क्रॉस द थ्रेशोल्ड, मतलब उसने जो भी थ्रेशोल्ड थी इनवॉइसिंग की क्रॉस कर दी है, एंड हैज बीन बिकम ए क्वालिफाइड पर्सन टू इशू इनवॉइस, इट बिकम्स मैंडेटरी फॉर हिम टू इशू इनवॉइस, उसके लिए मैंडेटरी बन जाता है इनवॉइसिंग करना। इफ इनवॉइसिंग इज नॉट इशूड देन एज पर रूल 48 सब रूल 5 अंडर जीएसटी रूल्स के अकॉर्डिंग सेड इनवॉइस शैल बी इनवैलिड इनवॉइस। अगर आप इनवॉइसिंग नहीं करते हो किसी भी इनवॉइस के साथ, सो ये माना जाएगा कि आपने उस गुड्स की मूवमेंट के साथ कोई भी इनवॉइस इशू नहीं करा, और उसके प्रोविजंस विदाउट मूवमेंट विदाउट इन सॉरी मूवमेंट ऑफ गुड्स विदाउट इनवॉइस आपके ऊपर जो प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे वो प्रोविजंस आपके साथ लगेंगे रूल 48 सब रूल 5 के साथ, और वो इनवॉइस जो है आपका इनवैलिड इनवॉइस माना जाएगा। अब क्या अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में हमने जो कंडीशंस पढ़ी थी, उन कंडीशंस में आपने जो ए पॉइंट पढ़ा था, क्या उसमें लिखा था ये वैलिड इनवॉइस या वैलिड नॉन वैलिड इनवॉइस होना चाहिए? ही इज पोजेशन ऑफ ए टैक्स इनवॉइस, उन्होंने कहा था टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। और जो भी डेबिट नोट है इशूड बाय सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट और सच अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, पोजेस करना चाहिए उसने।
तो आपको क्या लगता है कि इनवैलिड इनवॉइस के ऊपर आपको इनपुट मिल जाएगा? आंसर इज नो। आपके पास एक वैलिड इनवॉइस तो कम से कम कोई डॉक्यूमेंट जो भी प्रिस्क्राइब्ड है वो तो होना ही चाहिए। इफ देयरफॉर इफ द रिसिपिएंट वांट्स टू क्लेम आईटीसी ही शुड हैव ए वैलिड इनवॉइस विद वैलिड आईआरएन एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 और सब क्लोज ए के अकॉर्डिंग होना चाहिए, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये एक सिंपल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है, ये सब आपको में भी पता भी होगा। इसमें क्या है, एक कोई फैक्ट्री है, कंपनी है, वो अपनी फैक्ट्री को लीज पे लेती है। लीज पे लेने के साथ साथ वो लीज रेंटल पे करती है एग्रीमेंट में। और लीज आपको जैसे आइडिया है नेचर ऑफ बिजनेस होता है, लीज रेंटल के साथ साथ मेंटेनेंस भी आपसे चार्ज करी जाती है पर स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग, जो भी इंडस्ट्रियल एरिया या आप ऑफिस रेंट पे लेते हो। अब क्वेश्चन इज डैट, क्या जब मुझे लीज रेंट दे रहा हूँ उसका इनपुट तो मैं लेने के लिए एलिजिबल हूँ? क्वेश्चन इज डैट लीज रेंट के साथ अगर मैं कुछ मेंटेनेंस भी दे रहा हूँ उस एरिया की, क्या उस मेंटेनेंस पे लगने वाला जीएसटी के लिए भी मैं एलिजिबल हूँ एज पर सेक्शन 16? क्वेश्चन ये है। अब इसमें आप ये एबीसी पॉइंट्स हैं वो रीड करते हैं हम। मेंटेनेंस इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द लीज डॉक्यूमेंट, बताया गया, ऑब्वियस है। क्यों? लीज अगर आप कोई भी ऑफिस या वो बिल्डिंग लीज पे लेते हो, सो मेंटेनेंस तो उसके साथ आपको पे करना है। एक कंडीशंस होती हैं लाइक एज एक कॉम्पोजिट सप्लाई होती है जो कि नेचुरल बंडल्ड होती है, जो हर जगह आपको प्रोवाइड करी जाती है। सो उसमें बताया गया मेंटेनेंस इज कैलकुलेटेड होगी एट पर द स्क्वायर मीटर ऑफ द लीज्ड फैक्ट्री। जो भी मीटर, जो भी उनकी क्राइटेरिया रहते हैं स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग या फिक्स होना, वो मेंटेनेंस आपसे रिकवरी करी जाती है। एंड सेकंड चीज, थर्ड चीज, रेंट एंड मेंटेनेंस आर नेचुरली बंडल्ड एंड सप्लाइड इन कंजंक्शन विद ईच अदर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए प्रोवाइड करी जाती है। सो दैट्स वाई आपको इसका इनपुट लेने के लिए आप एज पर सेक्शन 16 एलिजिबल हो, ऐसा सेक्शन 16 कहता है। ऐसे कोई भी इसमें सेक्शन 16 1 या 2 की कंडीशंस कहीं भी हमारी फॉल वॉयलेट नहीं होती है। सो आप एलिजिबल हो इसके लिए, राइट। लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, फिफ्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप जनरली अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी, जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये क्वेश्चंस ऐसा नहीं है सिर्फ बुकिश है, आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसको देखोगे, अपने आसपास भी देखोगे। अगर आप किसी से बात भी करोगे सो उनके दिमाग में भी इनपुट से रिलेटेड इस तरह से ही कुछ क्वेश्चंस होते हैं। सो प्लीज़ इन वीडियोज़ को प्लीज़ ध्यान से सुनना। ये सीक्वेंस जो है ये अप्रोक्स टू 250 क्वेश्चंस हैं, जो मैं आपके साथ कुछ ही वीडियोस में 10-20 10 to 15 वीडियोस के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं इसीलिए इस वीडियोस को थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा बड़ी एक वीडियो ना बन जाए और जिसको सुनने के लिए शायद आप एक बोर हो जाओ या फिर ज़्यादा ना सुनो। इसीलिए मैं एक छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए इसके लेके आऊँगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 5 और लास्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या है, रजिस्टर्ड एक पर्सन जो है वो क्रशर बिजनेस है, बाय मिस्टेक उसने क्या करा, मैं आपको बता देता हूँ कि आप पहले जब आप जीएसटी लॉ आया था उस केस में आपको पता है सब सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग अनरजिस्टर्ड पर्सन जो भी होता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर आप कुछ भी खरीदते हो देन आपको उसके लिए एक टैक्स पे करना होता था। देन आपको अनरजिस्टर्ड पर्संस के लिए जो होता था एक रिवर्स चार्ज की पेमेंट करनी होती थी, और रिवर्स चार्ज की पेमेंट के बाद आप इनपुट क्लेम कर लेते थे। बट कुछ टाइम के बाद गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक स्टे लगा दिया था कि अब आपको ये अनरजिस्टर्ड से अगर बाय करते हो कुछ कॉम्प्लेक्सिटी के कारण, सो करने की जरूरत नहीं है। बट एट प्रेजेंट एक ऐसी कंपनी है या ऐसी पार्टी है जिसने क्या करा, उस अनरजिस्टर्ड से अगर कुछ भी बाय करा देन उससे रिवर्स चार्ज की पेमेंट करी और उसका इनपुट क्लेम कर लिया, जो कि बाई अनइंटेंशनल मिस्टेक थी। अब क्वेश्चन ये है कि मिस्टेक से जो उसने टैक्स तो पे कर दिया और इनपुट भी ले लिया, क्या इस क्वेश्चन में वो इनपुट लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है? अगर है तो ठीक है, अगर उसने पेमेंट करी और इनपुट ले लिया उसका तो जो बैलेंस है वो खत्म हो गया। बट अगर नहीं है देन उसके पास क्या वो फिर रिफंड, जो गलत टैक्स पे करा, क्या उसका वो रिफंड क्लेम कर सकता है? सो ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसमें क्या बताया गया, सेक्शन 16 में बताया गया 16(1) पहले कंडीशंस जो बताता है कि आपका जो भी सप्लाई, आप किसी भी इनपुट लेने के लिए एलिजिबल होते हो अगर वो टू बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होता है। फर्दर, नो रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी अलाउड द क्रेडिट अनलेस ही इज पोजेशन द टैक्स इनवॉइस एंड रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज। उसके साथ कंडीशन होती है कि उसके पास इनवॉइस होना चाहिए प्रॉपर, और उसको
गुड्स या सर्विसेज जो है वो रिसीव होनी चाहिए या फिर डीम्ड रिसीव होनी चाहिए। अब इस केस में अब इस केस में जो है वो टैक्स जो पे करेगा अंडर दिस रिवर्स चार्ज, ऑब्वियस है टैक्स तो उसने पे करा। सो इनवॉइस की जो बात आती है वो उसके लिए वो सेल्फ इनवॉइस एक रेज करना होता है रिवर्स चार्ज के केस में आपको। एंड जो सेकंड कंडीशन है गुड्स और सर्विसेज, वो तो ऑब्वियस है उसने अनरजिस्टर्ड से रिसीव करी है। इसी चक्कर में जो सारी कंडीशंस है उसने फुलफिल करी है, इसीलिए आईटीसी का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसको रोकने का। एंड ऑल्सो वन में स्टेट दैट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज एंड अवेलमेंट ऑफ आईटीसी ऑन द सेम इज इंटायरली एज ए रेवेन्यू न्यूट्रल एक्सरसाइज टू द एक्सटेंट इट कंसर्न्स द गवर्नमेंट एक्सचेकर। इन्होंने ये बोला कि इसलिए ये चीज़ को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा कि आप इनपुट लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप एलिजिबल हो। इस पॉइंट में आपके पास ये रखा गया, अगर नहीं भी होते देन आप रिफंड लेने के लिए एलिजिबल होते इस पॉइंट पे। राइट, अगर आप गलती से रिवर्स चार्ज पे कर देते हो तो आप इनपुट ले सकते हो, इस क्वेश्चन के पॉइंट से ये बताया गया है। ओके, थैंक यू। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके लिए अच्छे से ढूंढ के लाता हूँ। सो प्लीज़ अगर आपको ये रीड करना है तो आप इंस्टीट्यूट की साइट से ये मॉड्यूल्स को डाउनलोड कर सकते हो, और आप खुद से भी अगर रीड करना चाहते हो तो आप प्लीज़ रीड कर सकते हो इसको। थैंक यू।